Good morning, students. In previous classes, we have studied about significant figure. Significant figure is very important. Actually, it is included in both physics and chemistry. I have already taught you about the significant figure. Physics, sir, once again, we will teach you about the significant figure. But mind it, in physics, whether it is in physics or chemistry, it will be remain same because it is science. It is not history. ना तो याद रखेंगे। अब आपका डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ाने जा रहा हूँ। डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट मीन देखो फिजिक्स में जो डायमेंशन निकालते थे वो निकालना है यहाँ ना, ऐसा यहाँ पर नहीं है। डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग एक यूनिट को दूसरे फैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कर दिए, डीएमक्यू में कर दिए, ठीक है। इसी चीज को हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। ड्यूरिंग कैलकुलेशन जनरली देयर इज ए नीड टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, दिस इज कॉल्ड फैक्टर लेवल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। इसी को हम लोग केमिस्ट्री के टर्म में डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। डायमेंशन जो फिजिक्स में पढ़ना है वैसा यहाँ पर डायमेंशन नहीं है, सिर्फ यूनिट फैक्टर है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए 5 फीट 2 इंचेज है, हाइट ऑफ एन इंडियन फीमेल है, इज इट टू कन्वर्टेड इनटू एसआई यूनिट। अब इसको एसआई यूनिट में हमको कन्वर्ट करना है, तो अब कन्वर्शन यूनिट आप जानते हैं ना, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन सेट ऑफ यूनिट टू अनदर इन कैलकुलेशन। इन ऑर्डर टू यूज दिस मेथड वी राइट द यूनिट with every number and carry the unit through the calculation, treating them as algebraic quantity। अब हम ये अलजेब्रा में 7-8 क्लास में जो अलजेब्रा पढ़ते थे उसी मेथड से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे कन्वर्ट करना है 1 इंच है तो 1 इंच बराबर 2.54 इंटू 10⁻² मीटर होता है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 इज इक्वल, रेशियो दोनों का निकाल देंगे तो रेशियो 1 आ गया आपका 2.54 इंटू 10⁻² मीटर अपॉन 1 इंच। अब किसी चीज को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग को 5 फीट 2 इंच है तो 12×5 = 60 और 2 62 इंच हो गया। अब 62 इंच को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर दिए तो 1.58 मीटर आ गया। यही डायमेंशनल एनालिसिस हो गया उसका, किसका, उस आदमी का। अब आ जाइए, फॉर इंटर कन्वर्शन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम वी नो दैट एक आपका 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो 1 बराबर 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट कर सकते हैं, या हम लोग इसको फिर 60 सेकेंड में फर्दर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1 मिनट अपॉन 60 सेकेंड, ऐसे भी उल्टा भी लिख सकते हैं ना, बात बराबर है। और इसी कन्वर्सन फैक्टर को यूज करते हुए हम लोग कोई भी चीज को, टाइम को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इक्वलिटी आर कॉल्ड यूनिट कन्वर्सन फैक्टर और कन्वर्शन फैक्टर और सिंपली यूनिट फैक्टर ना। कोई एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे टू फाइंड द नंबर ऑफ सेकेंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितने सेकेंड है, इसको हम लोग को डायमेंशनल एनालिसिस करना है। तो 5 मिनट बराबर 5 मिनट कर दिए इंटू 60/1 से डिवाइड कर दिए, 300 सेकेंड आ गया ये आपका। उसी तरह से हम लोग 0.74 एंगस्ट्रम इंटू पिकोमीटर में बदलना है, तो एक पिकोमीटर बराबर, आप 1 एंगस्ट्रम बराबर जान रहे हैं 10⁻10 मीटर होता है, तो उसको कन्वर्ट कर दिए इस तरह से। राइट हैंड साइड में यहाँ पर आप देखिए, तो इस तरह से इसको लिख दिए। और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर होता है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू को कंपेयर करा दीजिएगा तो 74 पिकोमीटर ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये कन्वर्शन फैक्टर है, 7-8 क्लास का मैथमेटिकल अलजेब्रा है। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, हम लोग कल देख चुके थे, प्रीवियस क्लास में देखे थे। आई थिंक कि सेकंड क्लास जब हुआ था उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे। ये फिजिकल स्टेट में अगर हम लोग के आधार पर इसको क्लासिफाई करें तो सॉलिड लिक्विड गैस में बदल जाएगा। और इस तरह से ये हम दिखलाए थे आपको कि मैटर को हम लोग गैस, लिक्विड और सॉलिड में कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं किस तरह से वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। जस्ट ये मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। गैसियस में देखेंगे कि नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके चलते वो रैंडमली मूव करते रहता है, पूरे कंटेनर के वॉल्यूम और शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। लिक्विड में है कि उसका वॉल्यूम जो होगा फिक्स रहेगा जरूर, लेकिन द मॉलिक्यूल्स विल बी वाइब्रेटिंग विद इन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स में ही वाइब्रेट करते रहते हैं ना, जिग जैग मोशन में इधर उधर नहीं भागेंगे। क्यों नहीं भागेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसके पार्टिकल के बीच में, मॉलिक्यूल तो नहीं कहेंगे, पार्टिकल कहेंगे, और
पार्टिकल तीन तरह के होता है, एटम हो सकता है, वह आयन हो सकता है, वह मोलिकुल भी हो सकता है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस से ज्यादा होता है, इसलिए विद इन द लिक्विड होता है। सॉलिड में भी मोलिकुल्स वाइब्रेट करते हैं, उसका पार्टिकल वाइब्रेट करता है, लेकिन लिटिल बिट एट देयर मीन पोजीशन, जिसकी वजह से वह रिजिड होता है। वॉल्यूम ऑफ शेप इसका फिक्स होता है। ये सब डिस्कस किया हुआ है, ये भी चार्ट में उस दिन आपको डिस्कस कर दिया था। ठीक है, अब हम लोग किसी भी स्टेट से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी भी सब्सटेंस को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट है, इसको हिट कर दीजिए, लिक्विड में बदल गया, और लिक्विड को फर्दर हिट कर दीजिए, गैसीय सब्सटेंस में बदल गया। गैसीय सब्सटेंस को अगर कूल करते हैं तो यह लिक्विड स्टेट में आ गया, फिर इसका हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर दिए, मतलब कूल कर दिए, तो सॉलिड स्टेट में बदल गया। सॉलिड से हम लोग गैसियस स्टेट में बदल सकते हैं, गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो 9th क्लास का चीज है, तो हल्का सा रिकॉल करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखने जा रहे हैं ना। मैटर को हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन पर दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं ना। और यहाँ पर आपका हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन। हाँ हेलो, हाँ नमस्कार सर। सर एक्चुअली क्लास में हो गया, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, थोड़ा देर में मैं आपको कॉल बैक कर लेता हूँ सर। ठीक है सर। तो टर्म मैटर आपको दो तरह का हो गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर इट इज क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड, गैस, व्हाइल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन इट इज प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर ना। प्योर सब्सटेंसेज को हम लोग दो फॉर्म में बदल दिए, एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर दो तरह का हो गया, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंसेज? प्योर सब्सटेंसेज आप क्या समझते हैं? चलिए अभिषेक बताइए आप। अभिषेक, सत्य प्रकाश, yes sir. हाँ बेटा बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंसेज? आखिर प्योर सब्सटेंस से क्या समझते हैं आप? देखिए, हम लोगों के लिए, आम आदमी के लिए प्योर सब्सटेंसेज मतलब फ्री फ्रॉम एडल्ट्रेशन, उसमें कोई चीज का मिलावट नहीं हो, तो उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कह देंगे। लेकिन फॉर द साइंटिस्ट इट डज नॉट मीन दैट इट इज एडल्टरेटेड। इसका मतलब कतई नहीं है कि उसमें कुछ मिलावट किया हुआ हो ना। प्योर सब्सटेंसेज का मतलब हो गया, अब जैसे प्योर सब्सटेंसेज का मतलब साइंटिस्ट के लिए, साइंस के दुनिया में प्योर सब्सटेंस मींस इट इज मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, वेदर इट इज एटम और आयन और मॉलिक्यूल। जैसे हम लोग ले लिए कॉपर, कॉपर को काटते चले जाइए, काटते चले जाइए, तो कॉपर के ही एटम उसमें निकलेंगे, उसमें कभी भी सोना नहीं निकलेगा। सोना ले लीजिए, काटते जाइए काटते जाइए काटते, उसमें से कॉपर या एल्युमिनियम दूसरा एलिमेंट नहीं निकलेगा, सेम टाइप ऑफ एटम निकलेगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ द कंपाउंड, व्हेन इट इज प्योर, दैट मींस इट विल बी मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम ऑफ मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टेकिंग प्योर क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट ना, इट विल बी मेड अप ऑफ CuSO4 5H2O ना। ठीक है, सेम टाइप ऑफ केमिकल फॉर्मूला विल बी एवरीवेयर। तो ऐसे सब्सटेंसेज को प्योर सब्सटेंसेज कहते हैं ना। तो कंफ्यूजन रहता है बच्चों में अक्सर कि प्योर सब्सटेंसेज वैसा रहता है जिसमें एडल्ट्रेशन नहीं हो। तो ये हो गया आम आदमी के लिए प्योर सब्सटेंसेज का डेफिनेशन। साइंस के बच्चों के लिए डेफिनेशन प्योर सब्सटेंसेज के लिए क्या हो गया, इट इज मेड अप, इट डज नॉट मीन दैट इट इज एडल्टरेटेड, इट मीन्स दैट इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, सेम टाइप ऑफ, हाँ पार्टिकल्स तीन तरह के हो गए, वह एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। उसी तरह मिक्सचर को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिए, ये होमोजेनस और हेट्रोजेनस ये मिक्सचर हो गया। ठीक है, आइए एक एक करके हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेज क्या होता है ये मैं जस्ट अभी आप लोग को बता दिया। ठीक है,
और साइंटिस्ट के लिए प्योर सब्सटेंसेज का मतलब हो गया कि सब्सटेंसेज प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर होगा, वह एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल का बना हुआ होगा, एक ही टाइप ऑफ एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा या आयंस एक ही तरह के होंगे। प्योर सब्सटेंसेज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड ना। और एलिमेंट में आप देख लिए कार्बन है, सिल्वर है, गोल्ड है, ऑक्सीजन है। और कंपाउंड्स में हो गया जैसे वाटर हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया ना। ये सब 9th में आप पढ़े हुए हैं। आइए एलिमेंट क्या है? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर कट इनटू सिंपलेस्ट वन। हियर सिंपलेस्ट वन डज नॉट मीन एटम। सिंपलेस्ट वन का मतलब कतई ये नहीं है कि मतलब वो एटम में नहीं काटा जा सकता। किसी भी सब्सटेंस को, एलिमेंट को हम लोग एटम में काट सकते हैं। एटम को हम लोग जानते भी हैं रदरफोर्ड के हिसाब से कि वह क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में काटा जा सकता है। अब हम लोग यह ही नहीं, अब हम लोग ये भी जानते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी क्वार्क में काटा जा सकता है। तो साइंस बहुत आगे आपका डेवलप कर चुका है। तो व्हाट इज एलिमेंट? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी कट इनटू सिंपलर वन, वेयर सिंपलर वन डज नॉट मीन एटम। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलिमेंट का डेफिनेशन जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, सब्सटेंसेज, हाँ, और any element in the simplest form of matter that cannot be split into simpler substances or built from simpler substances by any ordinary chemical or physical method। चलिए, तो जो बताया वही है। There are 114 elements known to us। याद रखना है ये डाटा आपको, जिसमें 92 जो है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज होते हैं, और आफ्टर 92 ना जितने भी वो सब मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल हैं। और 92 के बाद जितने भी एलिमेंट हैं जो आर्टिफिशियल हैं सभी के सभी रेडियो एक्टिव हैं ना। तो याद रखना आसान है। 114 टोटल एलिमेंट हो गया, जिसमें 92 जो हो गया आपका नेचुरली अकरिंग हो गया। 92 मतलब 92 यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है। और यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं उन्हें ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहा जाता है। ट्रांस यूरेनिक मतलब आफ्टर यूरेनियम। तो दीज आर आर्टिफिशियल एंड हेंस आर रेडियो एक्टिव। याद रखेंगे, जितने भी आर्टिफिशियल एलिमेंट हैं सभी के सभी रेडियो एक्टिव हैं। और 92 के बाद यूरेनियम के बाद ये ट्रांस यूरेनिक कहलाते हैं। ये मैन मेड है, इसीलिए रेडियो एक्टिव हैं। अब आ जाइए, एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ठीक है, चलिए, तो एलिमेंट को हम लोग क्लासिफाई कर दिए फर्दर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। अब आ जाइए हम लोग कंपाउंड में ना। तो 2 और मोर एलिमेंट अगर मिल करके इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट हो तो वैसे सब्सटेंसेज को हम लोग कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड में देखते हैं हम लोग कि अगर जिस चीज से कंपाउंड बना हुआ है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर लॉस्ट, उसमें लॉस्ट कर जाता है। जैसे वाटर ले लिए, तो वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। जहां हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंसेज, ठीक है, इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज वेरी हाई इन द वर्ल्ड, वेयर ऑक्सीजन सपोर्ट्स इन कंबशन। जहां आपका हाइड्रोजन आग लगाता है, ऑक्सीजन आग लगाने में सहायक होता है, वहीं अगर दोनों को मिला के कंपाउंड बना दीजिए तो ये दोनों जब मिल जाते हैं आपस में तो आग लगाते नहीं बल्कि ये आग बुझाते हैं। तो दैट मीन्स द, हाँ, अगर हम लोग वाटर ले लें, उसमें से चिमटा ले पकड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना चाहें तो वह नहीं होगा। क्यों नहीं अलग होगा? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं, पता ही नहीं चलेगा। दीज आर होमोजीनस इन नेचर। याद रखेंगे, बच्चे जनरली इतना जानते हैं कि मिक्सचर ही दो तरह का होता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस होता है, बट द कंपाउंड इज होमोजीनस। व्हाई सो? बिकॉज वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द सेपरेशन लाइन और द डिमार्केशन लाइन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड, एंड दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी इन द कंपाउंड, एंड दे आर ओनली फाउंड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन। और ये केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा ही बनते हैं, जिसके वजह से हम लोग किसी भी कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स ए डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट बाय मास। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम व्हिच दे आर फॉर्म। दैट मीन्स द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की आइडेंटिटी उसमें लॉस्ट हो जाती है। कंपाउंड्स आर होमोजीनस। कंपाउंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। जो लिविंग थिंग से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल से, उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। मैंने अप टू स्मॉलर लेवल, बहुत छोटा लेवल पर, माइक्रो छोटा लेवल पर हम लोग डेफिनेशन ये दे रहे हैं कि उसको ऑर्गेनिक कहेंगे। अदरवाइज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन मैं दे चुका हूँ, उसमें मैं आपको बताया था, दैट कंपाउंड विच डील्स विद द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन which associate members are carbon, hydrogen, oxygen, halogen, sometimes nitrogen and phosphorus also. Such type of compounds are known as organic compounds। और उसमें हम लोग ओहलर और बर्जिलियस का भी चर्चा किए थे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको ये अर्थ क्रस्ट से जो ऑब्टेंड होते हैं, मिनरल से ऑब्टेंड होते हैं, उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग बोले थे। कॉमन सॉल्ट हो गया, मार्बल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सभी के सभी 3 एग्जाम्पल, जो फर्स्ट 3 एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये आपको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑयल, वैक्स एंड फैट, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आइए मिक्सचर क्या है? दो एलिमेंट या दो कंपाउंड या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन एनी प्रोपोर्शन बाय वेट। सपोज कि आप किसी चने वाले के दुकान पर गए, वहां भुजिया या मिक्सचर बनवाए, तो ऐसा नहीं है कि उसमें जो काजू डालेगा 4 ठो गिन करके डालेगा, अंदाज से उठा करके ऐसे डाल देता है। मूंगफली डालेगा तो उठा करके मूंगफली आपको उसमें डाल देगा। मिर्च काट करके छोटा छोटा हरी मिर्च डालेगा तो अंदाज से डालेगा, अंदाज से नमक डालेगा। दैट मीन्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट ना। अब आपको खाना है, तो सपोज कि आप चना ये मिक्सचर खरीद करके जा रहे हैं, रास्ते में राकेश मिल गया, राकेश को आप ऑफर कर दिए, तो राकेश करेगा क्या? उसमें से हो सकता है राकेश को उसको काजू पसंद हो, तो काजू खाने लगेगा पहले। तो ऐसा नहीं कि जब काजू निकाल करके खाएगा तो उसको किशमिश का टेस्ट मिलेगा, काजू का ही टेस्ट मिलेगा। दैट मीन्स हाँ, हो सकता है जैसे ही आगे बढ़ा सौरभ मिल गया, तो सौरभ जैसे ही मिल गया तो सौरभ भी उसमें शामिल हो गया, किशमिश उसको पसंद है, किशमिश खाने लगेगा। तो दैट मीन्स कि द किशमिश और जो आपका काजू है उसका टेस्ट रिमेन सेम रहेगा, यहाँ पर लॉस्ट नहीं होता है। दैट मीन्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन मिक्सचर डज नॉट लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, उनका आइडेंटिटी रिमेन सेम होता है। ठीक है, तो ये मिक्सचर हो गया। इसके कंपोनेंट को हम लोग फिजिकल मेथड से आसानी से अलग कर सकते हैं, और फिजिकल मेथड आप 9th में पढ़ चुके हैं, जैसे हैंड पिकिंग हो गया। दूसरा, जैसा भी हैंड मिक्सचर की बात की है, तो हाथ से निकाल निकाल के काजू खा जाएगा, मूंगफली खा जाएगा, नारियल खा जाएगा। ठीक है, आपके लिए नमक और मिर्च छोड़ देगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम लोग इसको फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, जैसे हैंड पिकिंग, डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन 2 तरह का होता है, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी भी एक तरह का होता है, कई एक तरह का होता है। ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो गया, पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, डीएलसी हो गया, तो बहुत तरह के क्रोमेटोग्राफी भी होता है आपका। ठीक है, इसके बाद आपका डिकेंडेंट प्रोसेस हो गया, सेपरेटिंग फनेल मेथड हो गया, ये सब आपका ये फिजिकल मेथड है। मिक्सचर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इन एनी रेशियो। ठीक है, a mixture contains more than one pure substances and shows the properties of the constituent and can have variable composition। ठीक है, मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर में होता क्या है, हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल। अब जैसे मिल्क ले लीजिए और मिल्क में थोड़ा सा पानी मिला दीजिए, पानी मिला करके बेच दीजिए, पता नहीं चलेगा खरीदने वाला के कि पानी किधर है और मिल्क किधर है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग होमोजेनस कहते हैं। ठीक है, component of such mixture cannot be seen under powerful microscope, और पावरफुल माइक्रोस्कोप से उसके कंपोनेंट को हम लोग नहीं देख सकते हैं। They are also called solution। Example of homogeneous mixture are air, sea water, gasoline, brass। गैसोलीन क्या है, कोई बताएंगे? हाइड्रोकार्बन होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना। गैसोलीन क्या है? हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ब्रास क्या है? कॉम्बिनेशन बोलिए बेटा। कॉपर और जिंक। हाँ बिल्कुल सही है, कॉपर और जेडन यानी जिंक ना, ठीक बोले, आंसर सही है आपका। हेट्रोजीनस मिक्सचर ना, हेट्रोजीनस मिक्सचर में 2 फेज होगा या 2 से ज्यादा फेज होगा।
there is separation line, there is demarcation line between the constituent particle के बीच में सेपरेशन लाइन होता है ना, डिमार्केशन लाइन। जैसे सरसों तेल ले लीजिए, पानी मिला दीजिए, ठीक है, तो देखिएगा कि पानी आपका नीचे रहेगा, सरसों तेल ऊपर आ गया, क्योंकि डेंसिटी उसका कम होता है, तो क्लियर लेयर पता चलने लगता है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। These mixtures have visible boundaries of separation between the different constituent and can be seen with naked eye। सैंड एंड सॉल्ट मिला दीजिए, सैंड किधर है, सॉल्ट किधर है, पता चल जाएगा। चॉक पाउडर इन वाटर डाल दीजिए, तो चॉक पाउडर क्लियरली आपको नेकेड आई से दिखाई देगा, पानी में जिगजैग में छोड़ दीजिए अनडिस्टर्ब फॉर few minutes। The chalk powder will be settled down at the bottom of the water। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ना, और इसमें हम लोग पहला लॉ देखने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना। और ये किसका दिया हुआ था, तो एंटोनी लेवॉइजर का दिया हुआ है। लेवॉइजर का फोटो आपके सामने है। और इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका कहना था कि मैटर को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे हम लोग मिट्टी मिला लिए, कुछ सोना, ये क्या कॉपर मिला दिए, एल्युमिनियम मिला दिए, उससे चाहे कि गोल्ड बना लें, पॉसिबल है नया एलिमेंट बनाना? नहीं है पॉसिबल। ये हम लोग गोल्ड ले लें, उसे हम लोग चाहें कि गोल्ड को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। इन अनदर वर्ड इट इज एक्सप्रेस्ड एज, इट इज स्टेटेड एज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए कुछ एक्टिविटीज है। 100 ग्राम आइस ले लीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं आइस का टुकड़ा ले लिए 100 ग्राम, और ऊपर से कॉर्क लगा करके इसको सील कर दिए। अब इस आइस के टुकड़े को हिट कीजिए, हाँ इसका वेट कर लीजिए, तो वेट तो मैं बता ही दिया कि 100 ग्राम था। ग्लास का वेट भी कर लिए, तो टोटल वेट कितना है ये हमको पता है। अब इसको हम लोग हिट कर दिए, हिट किए तो यह पानी में बदल जाएगा, ठीक है। अब इसका वेट निकालिए, तो इसका वेट रिमेन सेम होता है, 100 ग्राम ही लिक्विड वाटर होता है, ठीक है। इसका मतलब कि वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट। ये आपका किस फिजिकल चेंज में हम लोग देख लिए। फ्लास्क इज अगेन वेट, इट इज फाउंड दैट देयर इज नो चेंज इन द वेट दो ए फिजिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। चाहे वह फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, व्हेन मैटर अंडरगोज केमिकल चेंज, ठीक है। जैसे हम सल्फर ले लिए और आयरन पाउडर ले लिए, आयरन फाइलिंग या आयरन पाउडर, और सल्फर पाउडर देखिए यहाँ पीला रंग का डाला हुआ है, ये 32 ग्राम हो गया, आयरन 56 ग्राम हो गया। रिएक्टेंट का वेट तो टोटल मिला दीजिए 88 ग्राम हो गया। अब इसको हीट कर दीजिए, तो हीट करने से ये इस तरह से मिक्स करने के बाद इस तरह से आया, और हीट करने से इस तरह के काला रंग में बदल गया। अब इसका वेट निकालिए तो 88 ग्राम ही प्रोडक्ट मिलता है हम लोग को, आयरन सल्फाइड का यहाँ पर मिल जाएगा ना। तो कहने का मतलब कि चाहे वो फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, रिएक्टेंट का जितना वेट होगा टोटल रिएक्टेंट का, उतना ही टोटल प्रोडक्ट का भी वेट होगा। तो मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और द टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन यह लॉ आगे चल करके फेल कर जाता है। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। मतलब कि हम लोग किसी को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से according to in my opinion this law is totally failure। कैसे फेलियर है वो देख लीजिए। रेडियम ले लीजिए और उसको आप डिसइंटीग्रेट करा दिए, तो वह रेडॉन और हीलियम में टूट गया, तो वह नया एलिमेंट बना कि नहीं? एकदम बन गया। तो हम नया एलिमेंट तो क्रिएट कर दिए, इसको डिस्ट्रॉय कर दिए, फेल कर गया, ठीक है। According to Einstein, when any substance approaches the velocity of the light, some of the mass will be converted into the heat energy, and that mass which is converted into heat energy will be lost, ठीक है। वो तो कम हो जाएगा, तो वहां पर भी मास क्या हुआ? मास तो चेंज कर गया, यहाँ पर टोटल उतना तो आएगा नहीं, कम या ज्यादा आ सकता है आपका, ठीक है। तो यही वजह है कि नाउ ए डे दिस लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इज स्टेटेड एज लॉ ऑफ इंटरकन्वर्शन ऑफ मास इनटू एनर्जी। यही वजह है कि अब इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इंटरकन्वर्शन ऑफ मास इनटू एनर्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। आइए दूसरा लॉ हम लोग देखते हैं। ये हाँ ला क्या देखते हैं, बल्कि एक एक्टिविटी है आपके पास। ये व्हेन 20 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड, 12.62 ग्राम of sodium carbonate and 5.24
ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2O इज प्रोड्यूस्ड। तो टोटल वेट सोडियम बाइकार्बोनेट का 20 ग्राम दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट 12.62 ग्राम दिया हुआ है और CO2 का दिया हुआ है, तो टोटल वेट जो है 20 ग्राम होना चाहिए रिएक्टेंट के बराबर। तो हम लोग करेंगे क्या कि ये वेट और ये वेट ऐड कर देंगे, ठीक है, ये वेट और ये वेट, यानी कि आपका सोडियम कार्बोनेट और CO2 का वेट ऐड कर देंगे, अब इसमें से माइनस कर देंगे तो वाटर का वेट निकल जाएगा आपको। सिंपल मैथमेटिक्स है आपका ना। टोटल वेट दिया हुआ है, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है, मास ऑफ CO2 दिया हुआ है, तो वाटर का पूछ रहा है, तो ये दोनों को वेट करेंगे, टोटल ऐड करेंगे, अब इसमें से माइनस कर देंगे तो 2.14 ग्राम वाटर निकल गया। इस तरह से आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर न्यूमेरिकल एक आप देखें। अब है आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, आप दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय लुइस प्रॉस्ट, ये मेल था ना, ही वाज फ्रेंच केमिस्ट, ये उसका फोटो आपके सामने है, ठीक है। A chemical compound always consists of the same element combined together in the same ratio, irrespective of the method of the preparation or the source from which it is obtained. Now listen me. लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये बताता है कि कोई भी कंपाउंड के फॉर्मेशन अगर हो तो उसमें उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो रेशियो होगा फिक्स्ड होगा। जैसे H2O, चाहे वो गंगा जल से ले आइए या हिमालय के पर्वत के तराइयों से उठा करके ले आइए, उसका फॉर्मूला H2O होगा। बर्फ पिघला करके पानी ऑब्टेन कर लीजिए, उसका फॉर्मूला रिमेन H2O होगा। नाली से पानी उठा लीजिए, उसका फॉर्मूला रिमेन H2O होगा। कहने का मतलब कि अगर H2O बन गया ना, तो ड्यूरिंग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी रिमेन फिक्स, दैट इज 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद द 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 18 ग्राम ऑफ द वाटर। तो आपका उसमें उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कंपोजिशन बाय वेट जो होता है फिक्स होता है, ठीक है। इसी को लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहते हैं। यह कभी भी कतई ये डिपेंड नहीं करता है कि वह कैसे बना या कहाँ से उसको लाया गया ना। जैसे देख लीजिए एक एग्जाम्पल, प्योर वाटर कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जिसका रेशियो 1:8 में रहेगा। ये तो मैं एक्सप्लेन कर ही दिया हूँ। जैसे अब रिवर वाटर ले लीजिए, रेन वाटर ले लीजिए, टैप वाटर ले लीजिए, फॉर्मूला हमेशा H2O रहेगा, जिसमें 1:8 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिमेन प्रेजेंट रहेगा आपको, ठीक है। अब देख लीजिए, ए सैंपल ऑफ CO2 may be prepared in laboratory by heating limestone, by burning coal in air, by action of dilute hydrochloric acid on marble, by heating sodium bicarbonate। कोई भी मेथड ले लीजिए CO2 प्रिपेयर करने के लिए, लाइमस्टोन को हीट करके या कोल को बर्न करके या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मार्बल पर डाल करके, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके, CO2 में कार्बन हमेशा 12 ग्राम और ऑक्सीजन 32 ग्राम, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होगा 3:8 में रिमेन सेम रहेगा, चाहे वह किसी भी सोर्स से हो, किसी भी मेथड से क्यों नहीं बनाया गया हो। तो देखिए यहाँ पर कार्बन और O2 को मिलाकर CO2 बनाया गया, CO3 को हीट करेंगे तो Ca और CO2 में बदल गया, यहाँ पर फिर CO2 ही मिला। सोडियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्शन कराएंगे तो फिर CO2 हम लोग को मिला। मीथेन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दीजिए तो फिर CO2 मिल गया। फॉर्मूला तो रिमेन सेम है और रेशियो इसका रिमेन सेम है, 3:8 है, चाहे वह किसी भी मेथड से कैसे भी क्यों नहीं बनाया जाए। इसी को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इसका है क्या, अब जैसे CO2 है तो कार्बन वहां 12 ग्राम वाला ना होकर आइसोटोप्स आ गया 14 ग्राम, तो वहां पर तो कंपोजिशन चेंज हो गया, यहीं पर फेल कर जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ना। इट इज नॉट एप्लीकेबल if an element exists in different isotopes which may be involved in the formation of the compound ना। फॉर एग्जांपल CO2 का ले लीजिए, C12 ना होकर के C14 अगर यूज हो गया तो देखिए रेशियो चेंज हो गया, इसमें रेशियो 12:32 था, इसमें 14:32 हो गया, तो चेंज हो गया। यहीं पर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन फेल कर जाता है, ठीक है। बस आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कल मिलते हैं एक वक्फे के बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के साथ।